हाँ, सभी बच्चे बातचीत ना करें। कल हम लोगों ने न्यूटन के गति के नियमों तक का अध्ययन कर लिया था। यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। कल हम लोगों ने न्यूटन के गति के 3 नियम कल समझे थे। पहला नियम, जिसे हमने जड़त्व का नियम भी कहा था, ये नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि चलायमान है तो उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई। दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के, और इसको हमने गणितीय रूप में आगे बढ़ाया था तो हमें सूत्र मिला था F बराबर ma। तीसरा हमने देखा था प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है ना। साथ ही हमने कल संवेग की परिभाषा और दो वस्तुओं के संवेग अगर समान है तो एक का द्रव्यमान ज्यादा है तो दूसरे का वेग ज्यादा होगा, तो अगर पहले का द्रव्यमान कम है वेग अलग होगा। ठीक है ना। तो ये हमने इन चीजों के बारे में कल सीखा था। तो पहुंचते हैं वापस नियम नंबर 1 पर ही, जड़त्व के नियम पर ही वापस पहुंचते हैं। उसमें हमने पढ़ा था किसी वस्तु के यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और गति में है तो जब तक कि उस पर कोई। एक बात बताइए मुझे, जैसे मैं 2 पत्थर ले लूं, ठीक है ना, बल किस लिए लगाया जाता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है ना, हम बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पत्थर हैं, एक मान लीजिए एक छोटा पत्थर रखा है, एक बड़ा पत्थर रखा है। दोनों को हमें खिसकाना है तो किस पर ज्यादा बल लगाना होगा? क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कैसा है? इसका द्रव्यमान ज्यादा है, और इसका द्रव्यमान कैसा है? कम है। तो जिस पर ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, जिस पर ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यादा जड़ है। ज्यादा जड़ है मतलब ज्यादा तरीके से जमा हुआ है, यानी यह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा कर रहा है। समझ आएगी ना बात? भाई दोनों पत्थरों में आपसे बात करूं, एक बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर, तो दोनों पत्थरों में से कौन सा पत्थर अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा कर रहा है? बड़ा वाला। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो ज्यादा विरोध कर रहा है, इसलिए इस पर हमें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये ज्यादा जड़ है, अर्थात इसका जड़त्व ज्यादा है। और जो कम, जिस पर हमें कम बल लगाना पड़ रहा है, जिसका द्रव्यमान कम है, उस पर हमें बल कम लगाना पड़ रहा है, यानी इसका जड़त्व भी कैसा है? कम है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर वस्तुओं का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, और बल हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा परिवर्तन के लिए। और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम है उनका जड़त्व भी कम होगा, परिवर्तन के लिए बल भी कम लगाना पड़ेगा। इससे हमें पता चलता है कि जो जड़त्व है, जड़त्व, तो जड़त्व की जो माप है द्रव्यमान से की जाती है। कैसे की जाती है? द्रव्यमान से की जाती है। लाइन सूत्र के रूप में आपको याद रखना एक फैक्ट है कि जड़त्व की माप कैसे की जाती है। क्लियर है ना? जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी। ये प्रश्न तो परीक्षा में आया था, अभी आया था तिमाही में। आपको लिखा था सही जोड़ी में जड़त्व की माप, और उस तरफ लिखा था द्रव्यमान, लिखा था। समझ आ गई ना बात? और ये यही नहीं, आपको बार बार काम आएगा फिजिक्स में। तो मैं इसलिए इस पर 5 मिनट से बोल रहा हूं ताकि मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको याद करा पाऊं हमेशा के लिए कि जड़त्व की माप किससे की जाती है? तो आपको याद रखना है, एक फैक्ट के एक सूत्र के रूप में इसको याद रखना है। ठीक है ना?
क्या? दोहराइए। किसी वस्तु के जड़त्व की माप कैसे की जाती है? क्लियर है ना? आप बता सकते हो ये जो स्टैंड रखा है और ये जो स्टैंड रखा है, दोनों में से किसका जड़त्व ज्यादा है? इस लोहे वाले स्टैंड का जड़त्व ज्यादा है। क्यों? द्रव्यमान ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम है। याद रहेगा सबको? जिसका जड़त्व ज्यादा होगा उसमें परिवर्तन के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसका जड़त्व कम होगा उसमें परिवर्तन के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब अपन आते हैं दूसरे नियम पर और ज्यादा व्याख्या करने के लिए। अपन ने कल F बराबर ma तक कर लिया था, क्या सही है? कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, यहां तक हमें मिला था F इक्वल टू ma, मिला था कल। या मैं इसको अदिश रूप में लिख दूं F इक्वल टू ma। अब जरा ध्यान से सुनना आप, है ना, जो मैं बता रहा हूं। इन दोनों में m को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इंडिविजुअल कर लीजिए। अब a पर और f पर फोकस करो। मेरी बात ध्यान से सुनना। जहां त्वरण है वहां बल होगा। F बराबर m, तो द्रव्यमान तो है ही, वस्तु है तो द्रव्यमान तो है ही। और वस्तु का अस्तित्व कैसे है? द्रव्यमान से। वस्तु है तो द्रव्यमान है। तो अगर किसी वस्तु में त्वरण है, इसका मतलब है उस पर फोर्स लग रहा है। क्यों? फार्मूला है ना F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma, यानी अगर A है तो F है। बात समझ आ रही? A है तो F है, और A नहीं है तो F भी नहीं है। अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसमें अगर त्वरण नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। ध्यान से सुना मेरी बात को। और अगर इसमें त्वरण है तो त्वरण क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन की दर। यानी कि वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ही बल चाहिए है। वेग में अगर क्या हो रहा है तो ही बल चाहिए, और अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो गैलीलियो की थ्योरी प्रूफ हो गई ना। ये तो बोले थे गैलीलियो, किसी वस्तु की अगर गति एक समान है तो बल की आवश्यकता। बात समझ में आ रही ना? वही तो बता रहा है भाई। त्वरण शून्य, इसका मतलब क्या हुआ? त्वरण शून्य इसका मतलब हुआ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गति एक समान है। तो एक समान गति के लिए बल की आवश्यकता। यहां से प्रूफ हो रहा है। यहां से प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? अब यहां से अगर देखें अपन यहां से, तो A बराबर आएगा, ध्यान देना आप लोग, अधिक रूप में ले रहा है। A बराबर आएगा F बटा m। A बराबर F बटा m। तो अगर मान लीजिए F कांस्टेंट है, F क्या है? कांस्टेंट है, तो A अनुक्रमानुपाती 1 बटा m आएगा। कांस्टेंट चीज को अलग करते हैं तो अनुक्रमानुपाती का साइन आ जाता है। ये चीज बता रही है कि अगर बल अचर है तो त्वरण जो होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण कम, द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण कम, अगर द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज्यादा। त्वरण का मतलब क्या हुआ? वेग में परिवर्तन। त्वरण मतलब माने समान बल लगाने पर हल्की वस्तु के वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा, समान बल लगाने पर हल्की वस्तु के वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा, और भारी वस्तु के वेग में। बस समझ आ रही ना? समान बल लगाने से, बल अचर है ना, समान बल लगाने से हल्की वस्तु के वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा और भारी वस्तु के वेग में कम परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि जो त्वरण होता है वो द्रव्यमान के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबके समझ आई ना बात? इसलिए ये ज्यादा तो ये कम।
और ये कम, ठीक है ना, बल के लिए। तो अब यहां से अपन आते हैं और बल की दूसरी चीजों पर। अब आपसे पूछे बल का सूत्र क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है, मैं जितनी बातें भी बोल रहा हूँ बल के बारे ही बोल रहा हूँ। तो बल बराबर हमारे पास सूत्र बन गया, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये बल का सूत्र है, समझ आएगी ना बात। बल बराबर क्या होता है, बल एक सदिश राशि है, इसमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनना, बल सदिश राशि है, इसको पूर्णतः परिभाषित करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। कोई बताएगा काय काय की? बल को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए, पूर्णतः बल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक बल के परिमाण की, कितना लगा रहे हो। नंबर दो बल की एक्शन क्रिया रेखा की। नंबर तीन वह बिंदु की जिस पर बल लगा रहे हो। बिंदु माने बल का केंद्र क्या है, बल की क्रिया रेखा क्या है, और बल कितना लगा रहे हो। तीन चीजों से बल की पूरी जानकारी होती है। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया क्रिया रेखा। क्रिया रेखा क्या होती है बल की? एक्शन लाइन क्या होती है? एक्शन लाइन और एक्शन सेंटर माने किस पॉइंट पर बल लगाया जा रहा है और किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। बात समझ आइए ना, किस पॉइंट पर और किस, जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पर बल लगाया, यहाँ पर मैंने ठोका पीटा, तो इसको बोलेंगे बल का केंद्र बिंदु, यहाँ से लग रहा है। अब अगर बल मैंने इस तरफ लगाया तो ये कहलाएगी बल की क्रिया रेखा। क्या कहलाएगी? बल की किस रेखा पर बल कार्य कर रहा है, तो बल की क्रिया रेखा या एक्शन लाइन। तो बल की एक्शन लाइन क्या है वो पता होना चाहिए, और बल का सेंटर क्या है, कहाँ लगाया जा रहा है वो पता होना चाहिए, और कितना बल लगाया जा रहा है वो पता होना चाहिए। तब आपको बल के बारे में पूरी जानकारी है। समझ आएगी ना बात। इसलिए आपने देखा होगा जो पत्थर तोड़ने वाले होते हैं वो बड़े विशेष तरीके से छेनी मारते हैं पत्थर को, जहां से तोड़ना होता है वहां से टूट जाता है। उनको बड़ा अंदाज होता है कि मुझे कहाँ मारना है थोड़ी, तो कहां से टूटेगा। समझ आएगी ना बात। कभी आप देखना, जैसे हमारे पास एक मोटी सी फरसी है, फरसी देखिए आप नाली में ढकते हैं, इसको बीच में से दो टुकड़े करना है, मतलब ऐसी फरसी है, इसको बीच में से फाड़ना है, तो बताओ कोई कैसे करते हैं। पहले इसको खड़ा रखेंगे, तो धीरे धीरे ठोकर मारेंगे, और ठोकर मार करके वो पॉइंट बनाते हैं। तो इस पॉइंट पर हथौड़ी मत, उसकी एक्शन लाइन नीचे तक जाएगी, तो नीचे तक की कमजोर करेगी वो, अंदर तक जाकर उसको क्या करेगी, फिर उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होता है, वहां पर स्पेस बन जाता है। फिर दो तीन बार मारते हैं तो बिल्कुल ऐसे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब उसको इतना आसान नहीं होता है इसको बीच में से तोड़ना उसको। समझ आएगी ना बात। लेकिन सारा काम का है एक्शन लाइन का, हम किस तरफ फोर्स कराएंगे तो कहाँ जाने वाला है। समझ आएगी ना बात। किस तरफ फोर्स कराएंगे तो वो किस तरफ जा रहा है। तो फोर्स की एक्शन लाइन पता होना चाहिए, फोर्स का सेंटर पता होना चाहिए, और साथ में परिमाण कितनी है। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ध्यान देना आप लोग। तो मैंने बताया आपको कि अगर त्वरण है तो बल है, और अगर त्वरण 0 है तो बल भी क्या हो जाएगा, एक समान गति के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको प्रूव करने को आ जाए तो यही से आपको व्याख्या करनी है। समझ आएगी ना बात। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति। तो बल का मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग। बनेगा नहीं बनेगा। बल का मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग। बहुत बड़ा है इसलिए इसका नाम छोटा सा रख दिया न्यूटन। तो आपसे कोई पूछे न्यूटन कहते किसको हैं, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग को न्यूटन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, न्यूटन। बात समझ आ गई ना। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग, इसी को मिलाकर के न्यूटन बोला जाता है।
तो न्यूटन वैसा कोई मात्रक नहीं मिलेगा। अगर न्यूटन के बारे में जानकारी चाहिए तो पता होना चाहिए न्यूटन बोलते किसको है, नहीं तो आप कभी चेंज ही नहीं कर पाओगे एक से दूसरे में। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको तो भाई मैं बात कर रहा हूँ इस पर, मैं यहाँ पर आपको इसका विमीय सूत्र बता दूं। द्रव्यमान का क्या होता है m, और त्वरण का होता है L T⁻⁻²। तो इसका विमीय सूत्र होता है m L T⁻⁻²। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? What is the dimensional formula of force? m L T⁻⁻²। देखो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इनके विमीय सूत्र आते हैं तो आप सारे बना सकते हो ऊपर आगे। इतनी चीजों के आना चाहिए, ये बहुत बेसिक से हैं, इनसे सबके बनते जाते हैं मैकेनिक्स में, बाकी सबके बनते जाएंगे, इन सबसे मिलकर के और राशियां बननी है, इसलिए ये इनके जरूर हमें याद हो, है ना। 12वीं क्लास में भी आप करोगे तो यही चाहिए, ये पता है तो बाकी सब बनते जाएंगे, ये पता नहीं है तो फिर नहीं बनेंगे। ठीक, तो क्या होता है बल का विमीय सूत्र? m L T⁻⁻²। क्लियर हो गया सभी को बात? अब मैं आपको बता रहा हूं बल के मात्रकों के बारे में। अब ये नई चीज आप जान रहे हैं, ये बल के बारे में इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं बल के मात्रक। बच्चों बल के मात्रकों को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं बल के निरपेक्ष मात्रक, क्या बोलते हैं? बल के एब्सोल्यूट यूनिट, निरपेक्ष मात्रक। दूसरे कहलाते हैं बल के गुरुत्वीय मात्रक। कौन से मात्रक? ग्रेविटेशनल यूनिट। एक होते हैं बल के, पहली कैटेगरी होती है बल की निरपेक्ष मात्रक की, फिर आप बताना हम कौन सा यूज करते हैं, और दूसरी होती है बल की गुरुत्वीय मात्रक। ध्यान देना बहुत ध्यान से। निरपेक्ष मात्रक, अब इसमें भी दो, एक होगा बल का SI निरपेक्ष मात्रक, एक होगा बल का CGS निरपेक्ष मात्रक। ऐसे यहाँ पर एक होगा SI गुरुत्वीय मात्रक, दूसरा होगा CGS गुरुत्वीय मात्रक। ध्यान दें, बल का SI निरपेक्ष मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का SI पद्धति में निरपेक्ष मात्रक क्या होता है? तो अब आपसे कोई पूछे कि न्यूटन कौन सा मात्रक है, तो अपन को बोलना है बल का SI पद्धति में निरपेक्ष मात्रक है, माने एब्सोल्यूट यूनिट है SI सिस्टम में। समझ आ गई ना बात? न्यूटन। और बल का CGS निरपेक्ष मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? इसका सम कितने होता है? dy, ये नहीं लिखना पड़ेगा, समझ गए ना आप? तो बल का CGS निरपेक्ष मात्रक क्या होता है? डाइन। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? याद रहेगा? न्यूटन का मतलब होता है, अभी मैंने बताया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बार, और डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड बार। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड बार को ही डाइन कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही डाइन कहते हैं, ठीक है ना। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। तो ये बताइए ये दोनों कौन से मात्रक हैं? कौन से मात्रक हैं? याद रखना। अब आते हैं वहां पर गुरुत्वीय मात्रक। इसका ऐसा गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार। क्या होता है? किलोग्राम भार। किलोग्राम भार। और इसका CGS गुरुत्वीय मात्रक होता है ग्राम भार। अब तो गजब हो गया। SI गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है? किलोग्राम भार, ठीक है ना। और CGS मतलब CGS गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है? ग्राम भार होता है। किलोग्राम भार और ग्राम भार याद रहेगा आपको। 1 किलोग्राम भार बराबर 1000 ग्राम भार। 1 किलोग्राम भार बराबर, मैं मात्रक यहाँ लिख देता हूं आपको, इस ध्यान रखें। देखो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर, अभी निकाल के बताएंगे, 1 किलोग्राम भार 1 kgW इक्वल टू होता है 1000 ग्राम भार।
अब हालांकि डब्ल्यू में वाट हो जाएगा तो मैं सीधा किलोग्राम भार ही लिख देता हूं उसको, और 1 ग्राम भार। तो 1 किलोग्राम भार बराबर 1000 ग्राम भार। अभी और सुनना, अभी और आएगा। अब 1 न्यूटन बराबर होता है 9.8 किलोग्राम भार। सॉरी, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। क्या? 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, और 1 ग्राम भार के लिए तो 980 डाइन। कितना? 1 ग्राम भार अप्रोक्स 980 डाइन। 980 किसी बुक में 981 लिखा मिल जाए, मेंशन नहीं कर रहा है ना। तो एक ये पूरे मात्रकों में संबंध मैंने आपको बताया है ना, बल के कितने कितने मात्रक होते हैं। क्या इसके पहले जाने आपने इसने मात्रक बलों की? ये सारे यूज करते हैं हम, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे। तो देखो, बल के मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बल के मात्रक, एक होया हमारा बल के मात्रक को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? एक निरपेक्ष मात्रक, दूसरे निरपेक्ष मात्रक ऐसा पद्धति में न्यूटन, सीजीएस में डाइन। गुरुत्वीय मात्रक ऐसा पद्धति में किलोग्राम भार, गुरुत्वीय पद्धति में ग्राम भार। अब 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, और 1 किलोग्राम भार बराबर 1000 ग्राम भार होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 908 न्यूटन होता है। 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन। समझ आ गई ना बात? अब आप सोचोगे कि हम तो हमेशा कौन सा यूज करते हैं? न्यूटन। हम तो हमेशा इसको यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं भार क्या है। व्हाट इज वेट? एनीबॉडी? भार एक बल है। भार क्या है? बल है। भार एक बल है बच्चों। मैंने पूछा आपसे आपका भार कितना है, तो आपने बोला कि 50 केजी। इसका मतलब हुआ आप 50 किलोग्राम भार बल लगा रहे हो इस फर्श पर। आपको समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? जे बोल रहे हैं आप, जे आप इसका यूज कर रहे हो। अभी आपको और कमाल की बताएंगे। तो भार अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है। हम बार बार अभी अपन पढ़ रहे थे ना, बार बार। अभी वो जड़त्व की माप कैसे की जाती है? द्रव्यमान से। तो अपन भार को उसमें फील कर रहे थे। द्रव्यमान अलग चीज है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जबकि आपका भार कभी 3400 किलोमीटर ऊंचाई पर 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बदलता है। ये पूरी बातें जो बता रहा हूँ नोटिस करके रखना, दिमाग में छपती जाए टाइपिंग जैसी। समझ आ गई ना बात? भार एक प्रकार का बल है। जिस बल से हम पृथ्वी को दबाते हैं उसको अपन भार बोलते हैं। और द्रव्यमान वो संहति है, वो पदार्थ है, मटेरियल है जो तुम्हें लगा बनाने के लिए ईश्वर ने लगाया है। समझ आ गई ना बात? हमारे अंदर जो पदार्थ लगा है उसकी मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ये अलग चीज है। द्रव्यमान पूरे वर्ल्ड में कहीं 0 नहीं होता, कहीं नहीं होता 0। यहाँ पर जितना होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा, उतना ही मंगल ग्रह पर होगा, उतना ही सूर्य पर। कहीं भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो बताओ पूरे वर्ल्ड में द्रव्यमान कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, जिसका जितना है सो है। लेकिन भार तो पृथ्वी पर ही बदल जाएगा। यहाँ कुछ और है, अमेरिका में कुछ और होगा, कनाडा में कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होगा, और चंद्रमा पर और कुछ होगा, 6वां भाग बचेगा। समझ गया ना? बृहस्पति को जाओगे तो भयंकर भारी हो जाओगे और ज्यादा हो जाएगा। तो समझ आ रही बात? तो आप अंतर समझ गए? तो जब आप बोलते हो ना, जब आपसे बोलते हैं कि आपका वेट कितना है, भार कितना है, तो आप सोच रहे हैं आप द्रव्यमान बता रहे हैं। आप द्रव्यमान नहीं बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हो? आप वह बल बता रहे हो जिससे आप पृथ्वी को दबा रहे हो, जिससे आप इस फर्श को दबा रहे हो, जिससे आप कुर्सी को दबा रहे हो, वो आप वो बोल रहे हैं, यानी आप फोर्स बोल रहे हो। लेकिन फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि याद रखना, हमें बोलना चाहिए किलोग्राम भार, लेकिन भार हमने पहले बोल दिया ना।
नहीं समझे? मैंने बोला तुम्हारा भार कितना है, तो तुमने बोल दिया 40 किलोग्राम, तो भार मैंने बोल दिया, तुमने 40 बोल दिया, दोनों को बनाओ 40 किलोग्राम भार हो गया नहीं हो गया? क्या बनेंगे आप? 40 किलोग्राम भार। तो आप क्या बोल रहे हो? आप बल बल बोल रहे हो। किलोग्राम भार क्या है? मैं आपसे कहूँ चलो अपना वेट करके आओ, तो आप जाकर के तराजू पर बैठे और आकर तुम चलो के 40 किलो, तो वो आप क्या बता रहे हो मुझे? आप द्रव्यमान नहीं बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो? आप अपना भार यानी वह बल बता रहे हो जिससे आप तराजू को दबा रहे थे। क्या बता रहे हैं आप अपना? जिससे आप तराजू को, पानी में बदल जाएगा, पानी में वस्तुएं हल्की हो जाती हैं। पानी में आप कोई बर्तन लेना, बाल्टी है, पानी के अंदर जब तक है तो हल्की है, तो बाहर आई भारी हो गई, तो पानी के अंदर ही बदल जाता है। तो यहाँ वहां की बातें अलग है, समझ आ गई ना बात? तो भार क्या है? एक प्रकार का बल। और द्रव्यमान क्या है? संहति पदार्थ है वो, समझ आ गई ना बात? जो लगाने बनाने में लगा है। अब जैसे आपने कहा, ध्यान देना कि आपका जो वेट है वो 40 किलोग्राम है। कितना है? ध्यान से समझना, 40 किलोग्राम, यानी आप 40 किलोग्राम भार इतने बल से पृथ्वी को क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। तो इसको न्यूटन में बदलना हो तो 9.8 यानी अप्रोक्स 10, 9.8 को मैं लगभग क्या मान लेता हूँ? थोड़ा देर को 10 मान लेता हूँ, तो 40 मल्टीप्लाई 10 तो बदल गया न्यूटन में, तो 400 न्यूटन। तो जिसका वजन 40 किलोग्राम है वो 400 न्यूटन पर लगा रहा है बैठ करके फर्श पर। कितना लगा रहा है? न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो बैठ करके। समझ आएगी ना बात? ऊपर लिखा ना रिलेशन, 1 किलोग्राम भार बराबर 9 न्यूटन। समझ आएगी ना बात? तो इससे आप क्या पता कर सकते हो? न्यूटन में फोर्स। किसमें? न्यूटन में फोर्स पता कर सकते हो आप, कितने फोर्स से उसको क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। चलिए ठीक है, अब आप लोग दबाते रहो फर्श को। तो ये सारे के सारे मात्रा सबको समझ में आ गए। अब हम देखते हैं ये डाइन कैसे आया। आप इन सारे बलों को आप लोग नोट कर लेना वीडियो से, ऐसे ही एक शाखा चित्र बना लेना, कोर्ट में दिखा रही है आपके पास। अब हमने देखा 1 न्यूटन मतलब 1 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसको बोलते हैं न्यूटन। अब मुझे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, जल्दी बताओ कैसे बदलेगा? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। मीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को मुझे कुछ नहीं करना है। अब ये 2 और 1000 गुणा हो गए 1 लाख हो जाएंगे ना? 1 लाख, यहाँ से ग्राम बचा, यहाँ से सेंटीमीटर, यहाँ से इसको डाइन बोला था अभी मैंने, याद है ना? डाइन, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5, एक चेंज कर दिया मैंने। क्या चेंज कर दिया जल्दी बताओ? न्यूटन को डाइन में चेंज कर दिया। न्यूटन को कहा में 1 लाख डाइन है बराबर 1 न्यूटन। 1 लाख डाइन बराबर 1 न्यूटन। ये डाइन क्या है? वो भूतरी भूतरी वाली डाइन नहीं है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 लाख डाइन। अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए बल का ऐसा ही मात्रक बड़ा होता है कि सीएस मात्रक बड़ा होता है? अरे ऐसा ही मात्रक बड़ा होता है। एक ऐसा ही मात्रक 1 लाख सीजीएस मात्रक के बराबर होता है। एक ऐसा ही मात्रक बराबर 1 लाख सीजीएस मात्रक। एक ऐसा ही मात्रक किसके बराबर होता है? 1 लाख सीजीएस मात्रक के बराबर होता है। समझ आएगी ना बात? और एक वृत्त भी ऐसा ही मात्रक 10 ऐसा ही निरपेक्ष मात्रक के बराबर होता है। तो वृत्तीय मात्रक बड़ा मात्रक है, ठीक है? तो ये हमारे पास निकाल दिया हमने, काय में बदलना उसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे। अब एक और चाहिए हमें, परीक्षा में आ जाती है 1 न्यूटन की परिभाषा। 1 न्यूटन की परिभाषा पूछ लेते हैं, कभी आपको एक डाइन की परिभाषा पूछ लेते हैं, ठीक है ना? 1 न्यूटन की परिभाषा क्या लिखेंगे? देखो न्यूटन बोलते किसको हैं?
1 किलोग्राम मीटर प्रति, इसी को बोलते ना 1 न्यूटन बोलते ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बराबर 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति सेकंड। अब परिभाषा सुनना ध्यान से। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये 1 न्यूटन की परिभाषा है। क्या बनी 1 न्यूटन की परिभाषा? 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। माने ऐसे समझिए, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। कितना है? और इस पर आपने बल लगाया और इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। कितना हो गया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। तो आपने जो बल लगाया था ना, वो बल कितना है? 1 न्यूटन है। समझ आ गई ना बात? तो क्या मिली परिभाषा में? समझ आई बात सभी को? कितने बच्चों से 1 न्यूटन की परिभाषा रखते बन जाएगी? 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्लियर है? अच्छा एक बार बताओ, 2 न्यूटन की क्या बनेगी? अच्छा बताओ, अगर आप ये समझ गए होगे तो वो बता दोगी। चलो 2 न्यूटन की परिभाषा। यही तो गलती। आपने बोला 2 किलोग्राम की वस्तु में उसी दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। यही बोला ना? तो 2 दूनी 4 हो जाएगी। तो क्या आपने कितने की परिभाषा बोल दी? 4 न्यूटन की नहीं बोलना है। तो 2 न्यूटन की परिभाषा 2 तरीके से हो जाएगी। सुनो, या तो 2 किलोग्राम वस्तु ले लो और 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण ले लो, या 1 किलोग्राम की वस्तु ले लो और तो बनेगी। तो 2 न्यूटन की परिभाषा क्या बनेगी? 2 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने से उसमें बल की दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे, या 2 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगाने से उसमें बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। कोई एक दोनों का गुणा तो आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ से तुम्हें एक चीज और पता चल रही, देखो अगर द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज्यादा पैदा होगा, है, और अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण कम पैदा होगा उसी बल से। इसीलिए जब मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग बैठ जाते तो फिर नहीं वो भागती ज्यादा, उसके इंजन को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि वेट बढ़ गया ना, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और अगर वेट कम, समझ आ गई ना बात? अब हमारे पास आता है डाइन की परिभाषा। एक डाइन, अब डाइन की तो आप लोग बता ही दोगे, है ना, क्योंकि भूत प्रेतों से तुम्हारा पुराना संबंध है ना। एक डाइन को बोलेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति, तो मैं दोनों को एक कर देता हूं। चलो अब बोलो एक डाइन की परिभाषा। हाँ, एक डाइन वह बल है तो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर प्रति 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न सबसे बन जाएंगे। तो आपको 1 न्यूटन या 1 डाइन की परिभाषा है तो आपको बता देना है। अब बताओ मुझे, बल के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध क्या होता है? अभी बताया था मैंने। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा, परीक्षा में ऐसा आएगा 1 डाइन बराबर खाली स्थान न्यूटन। चलो आप कराई के लाने पूछो। हमेशा परीक्षा में उल्टी सीधी चीजें आती हैं, क्योंकि सीधा सीधा सब याद करते हैं। इसको करो, भरो नीचे का खाली स्थान,
भाई 10 टू द पावर -5 कर दो। भाई आपसे पूछा एक डायन बराबर, तो ई तो पक्ष हम तक बटे में आ जाए। कोई चीज बटे में हो और ऊपर ले जाए तो घात कैसी हो जाती है। अक्सर परीक्षा में ऐसा आता है, तो बच्चे यहाँ पर क्या भर देते हैं, 10 टू द पावर क्यों भर देते हैं, क्योंकि वो ये याद करते हैं ना 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁹ ये याद करते हैं। और आगे आ क्या, 1 डायन बराबर खालिस्तान न्यूटन आया है उल्टा, तो उल्टा आएगा तो घात भी क्या करनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका मात्रक। चलिए अब आते हैं अपन कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर इसके, है ना। अच्छा, अभी आपने देखा था न्यूटन का दूसरा नियम, F = बच्चों ध्यान से देखना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, सही है। किसका नियम है, न्यूटन का। कौन सा नियम, F = डेल्टा P अपॉन, सब बच्चे बताइए क्या लिखा है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। अभी ये लिखा है, बराबर लिखा है ना, अनुक्रमानुपाती लगा नहीं है, बराबर क्लियर है। सब बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अब, है ना। अब ये सारा का सारा कार्यक्रम है जो F का, वो डेल्टा T पर डिपेंड हो गया। डेल्टा T, इसको देखते हैं जरा, ये महाराज बहुत खतरनाक है। अगर डेल्टा T बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन है। अगर डेल्टा T माने संवेग परिवर्तन में लगा टाइम अगर बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा, क्या सही है। और संवेग में परिवर्तन में लगा टाइम अगर कम है तो फोर्स, क्या सबको समझ आ गई, क्लियर है। प्रश्न आया, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय हाथ, बताओ काहे, काहे बताओ, परीक्षा में आता है, फिर आएगा, देख लेना फिर आएगा। मैं आपको और प्रश्न बताता हूं, ऊपर से रेत के टीले पर कूदो तो चोट नहीं लगती, और पक्की जमीन पर कूद जाओ आप टूट जाए, होता है ऐसा, होता है। जो खिलाड़ी सर्कस में करतब दिखाते हैं वो नीचे जाल बांध लेते हैं ताकि काय पर गिरे, तो जाल पर गिरते हैं तो चोट, और सीधे नीचे गिरे तो पक्के फर्श पर अगर चीनी मिट्टी का कप टाइल्स पर गिरे टूट जाएगा, और मिट्टी वाला फर्श हो तो नहीं टूटेगा। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, सबका एक ही उत्तर है, समझ आएगी ना बात, एक ही उत्तर है क्या। अब एक का समझ लो ध्यान से, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय हाथों को पीछे क्यों ले जाता है, क्यों, ठीक है ना। अब देखें इसमें क्या होता है, जैसे ही क्रिकेट खिलाड़ी ने बॉल उसके हाथ में टच हुई, टच तब से स्टार्ट करना है। बॉल जैसी टच हुई तो अब बॉल का संवेग घट रहा है, क्योंकि टच हो गई ना तो गति क्या घट रही, लेकिन उसने हाथ कहाँ खींचे, तो देखो जैसे यहाँ टच हुई और यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, तो यहाँ से यहाँ तक में जितना समय लगा तो इतने में संवेग शून्य हो पाया, तो संवेग के परिवर्तन में लगा टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे हाथ पीछे नहीं ले जाए, ऐसे ही पकड़े, आप किसी नए सीखने के बोलना कहते दो, नए सीखे से कैसे ले दे और चोट भी लग जाएगी, और नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही बॉल आई उसने हाथ कहाँ लिए, तो एक ड्यूरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। संवेग परिवर्तन में लगा समय, संवेग तो 0 होना ही था, संवेग को क्या होना था, 0, दौड़ रुकनी थी ना हाथ में, तो संवेग पहले संवेग 100 था, 100 से 0 होना था, तो संवेग को 100 से 0 तक होने में जो समय लगा वो क्या हो गया, बढ़ गया। समय का मान बढ़ने से F का मान क्या होगा, फोर्स घटने से चोट कम लगेगी। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है,
जब ऊपर से जाल पर गिरे, तो जैसे जाल पर गिरे तो जाल कहाँ खिंचा, तो जाल नीचे खींचने से क्या होगा, डेल्टा टी बढ़ जाएगा। समांतराल बढ़ने से फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, इसलिए चोट कम लगेगी। आप ऊपर से कूदे रेत में, तो जैसे रेत के संपर्क में आए तो पैर थोड़े धसेंगे, बाद में रुकेंगे, तो पैर एकदम से धसेंगे, तो धसते गए तब तक डेल्टा टी क्या हो गया, बढ़ गया। और आप पक्के फर्श पर, टाइल्स पर कूदे तो तुरंत ही पैर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 तुरंत। तो यहाँ पर परिवर्तन में जो समय है वो क्या हो गया, कम। तो समय कम तो फोर्स ज्यादा, और समय ज्यादा तो फोर्स। तो सारा खेल काय का है, समांतराल। कितना गजब की चीज है समांतराल। और देखो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, नहीं करते हैं, किसी चीज को हमारे लिए कैच करना हो तो हाथ तो पीछे ले जाओ, चोटी में नहीं लगती हाथ में। तो ये सब ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आप लोगों को इन सब के उत्तर अब आ जाना चाहिए कि इन सब का कारण क्या है ये। अब अपन आते हैं बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया नियम के एग्जाम्पल पर। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है ना। इसके बाद अपन आएंगे आवेग पर। किस पर आएंगे, आवेग पर। चलो आवेग को, चलो पहले आवेग को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले काम करो, आवेग खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है बस। लो एक लाइन में समझ करके जाओ आप, आवेग क्या है। आवेग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। इंग्लिश क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, संवेग किसे कहते हैं, संवेग का भौतिक अर्थ क्या है, संवेग क्या बताता है, क्या बताता है। जैसे संवेग गति की बात बताता ना, ऐसे आवेग बल के प्रभाव की माप है। आवेग क्या है, बल का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आवेग कहलाता है। तो आवेग है वो बल के प्रभाव की माप। आवेग क्या है, जब किसी वस्तु पर बहुत अधिक बल थोड़े समय के लिए लगाए जाते हैं तो इन बलों को अपन बोलते हैं आवेगी बल। क्या बोलते हैं इनको, कैसे, जैसे हमें हथौड़ी से कील ठोक रहा है तो कितनी देर के लिए बल लगा, 1 सेकंड के 20वें हिस्से के लिए कितनी देर को लगा, तो ऐसे बल कहलाते हैं कौन से बल, आवेगी बल। इंपल्स पैदा करते हैं, ये क्या पैदा करते हैं, इंपल्स, इसलिए इंपल्सिव फोर्स कहलाते हैं। ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे इनको। तो जब कोई बल थोड़े समय के लिए वस्तुओं पर लगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आवेगी बल कहलाते हैं। समझ आ गई ना बात। आवेग क्या होता है, ऐसे बलों का जो प्रभाव है उसको अपन क्या बोलते हैं, आवेग। आवेग कहलाती है बल के प्रभाव की माप। और इसको कैसे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, आपने जो बल लगाया और जितने समांतराल के लिए लगाया दोनों का गुणनफल कहलाता है आवेग। तो आवेग का सूत्र होता है आवेग बराबर बल गुणित समांतराल, बल गुणित। अब बल को मैंने नाम दे दिया F, समांतराल को डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों ले रहा है, ये थोड़े समय के लिए लगाए जाते हैं इसलिए अब हम डेल्टा टी ले लेते हैं, छोटे समय के लिए लगाए जाते हैं। समझ आ गई ना बात। F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू जे, इक्वल टू जे। आवेग को कैसे प्रतिशत करेंगे, जे से। तो जे इक्वल टू आ गया F इंटू डेल्टा टी। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल और समांतराल के गुणनफल को बल का, किसका आवेग, बल का आवेग, बल का आवेग कहते हैं, ठीक है ना। और इसे जे से प्रदर्शित करेंगे तो जे बराबर हो जाएगा हमारा F इंटू डेल्टा टी। और F इंटू डेल्टा टी को ध्यान रखो आप, डेल्टा पी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दूसरा नियम बोलता है F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी के यहाँ गुणा कर दो, F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, आ गया। इससे पता चल रहा है कि आवेग का मान संवेग में परिवर्तन, संवेग नहीं, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। परिवर्तन की दर नहीं, परिवर्तन, परिवर्तन अलग बात है और परिवर्तन की। तो बताइए आवेग में और संवेग में क्या संबंध है,
आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? इम्पल्स के इक्वल होता है। और ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत ही काम की चीज है। अब ये क्या काम की चीज है ये अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना।